बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। खबरें होंगी विस्तार के साथ। लोकसभा के रण के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। चौथे दौर में 5 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री समेत 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो चौथे चरण में यहां 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीटें शामिल हैं। इन 8 सीटों पर 74 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। तो आपको बता दें कि चौथा चरण है और मध्य प्रदेश की ऐसी 8 सीटें हैं। मालवा निमाड़ अंचल की ये सीटें हैं जिन पर की सबकी निगाहें हैं। दोनों दलों ने अपनी ताकत झोंकी है और इस बीच ये महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि सीटों के लिहाज से देखा जाए, यदि विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो यहां बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दी 2023 में। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी कुछ सीटों पर बड़ी उम्मीद लगाई हुई है। इन सब के बीच डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अब प्रत्याशी। और इंदौर में जो मुकाबला है वो दिलचस्प है बेहद, क्योंकि वहां बीजेपी के शंकर लालवानी वर्सेस नोटा का मुकाबला होने जा रहा है। और इस बीच रुख कर लेते हैं इंदौर का। हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। महेश, वैसे तो ये 8 सीटें जो हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन इंदौर अपने आप में अलग हो गई है और पूरे देश में इस सीट को लेकर चर्चा भी है। अब चूंकि कुछ घंटे शेष हैं जब लोग पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे, और क्या वो कांग्रेस की अपील मानेंगे यानी कि नोटा पर वोट करेंगे, या फिर बीजेपी के प्रत्याशी या बाकी जो कैंडिडेट किसको चुनेंगे, ये तो तय होगा 4 जून को। इस वक्त क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंदौर में जो इलेक्शन हो रहा है इस वक्त तो देश का सबसे अनोखा इलेक्शन है। यहाँ पे बीजेपी वर्सेस नोटा, एक राष्ट्रीय पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो केंद्र में 10 सालों से है, उसका प्रत्याशी और उसके सामने नोटा। और इसको कितनी गंभीरता से बीजेपी ले रही है, इसका नमूना आपसे कुछ मिनटों पहले इंदौर में देखने को मिला है। ठीक 6 बजे इन मध्य प्रदेश का चौथे चरण का जो अंतिम चरण का चुनाव है उसकी समाप्ति होनी थी। इंदौर में मुख्यमंत्री यहीं मौजूद थे अब से कुछ मिनटों पहले तक। उन्होंने एक रोड शो किया और रोड शो के दौरान उन्होंने जो आखिर में अपना भाषण दिया तो उस भाषण में उन्होंने बहुत सही तरीके से रेखांकित किया। उनकी भाषा में उन्होंने कहा कि एक युग था जब रावण आया था, लक्ष्मण रेखा खींची थी और लक्ष्मण रेखा माँ सीता ने पार की थी, वो गलती इंदौर वासी ना करें। कांग्रेस अपने लोगों को, अपने प्रत्याशी को संभाल नहीं पाई और अब आप लोगों को बरगला रही है, आपको कह रही है कि नोटा पे वोट डाले, तो आप इस लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। आप लोग समझदार हैं, आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि इंदौर का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस नोटा जरूर है। पर हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 4 जून को पता चलेगा कि नोटा की ओर लोग कितने गए हैं, कितने लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है। इस वक्त इंदौर में चुनाव जी महेश, वैसे तासीर समझने की कोशिश करें तो वैसे तो जो है बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन कांग्रेस भी बड़ी उम्मीदें लगाती रही यहाँ समय समय पर। ये अलग बात है कि अक्षय कांति बम ने जब बम फोड़ा उसके बाद तस्वीर बदली, लेकिन थोड़ा सा यदि हम पुराने समीकरणों को देखेंगे और बात नोटा की हो रही है तो जनता के मिजाज को देखेंगे तो आप कितना भाप पाए हैं इंदौर वासियों को? देखिए, इंदौर की बात हम करें तो बीते 35 सालों से इस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने ही जीता है। कांग्रेस कभी यहाँ पे जीत नहीं पाई है। एक बार आखिरी बार प्रकाश चंद्र सेठी यहाँ पे जब चुनाव हारे हैं सुमित्रा महाजन से 80 के दशक में, उसके बाद से अब तक के कांग्रेस यहाँ पे कभी खड़ी नहीं हो पाई है। बिल्कुल इस शहर की, इस जिले की 9 सीटें हैं, 9 की 9 सीटों पर इस बार विधानसभा में बीजेपी ने कब्जा किया। इनमें से एक सीट महू की जो है वो धार लोकसभा में आती है। 8 सीटें इंदौर की, 8 पर बीजेपी के माफ कीजिएगा, हाँ, बीजेपी के विधायक हैं। साथ ही कांग्रेस से जो बड़े नेता थे, वो संजय शुक्ला हो, वो विशाल पटेल हो, तमाम बड़े नेता बीजेपी में जा चुके हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती, यहाँ माफ कीजिएगा, बीजेपी के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। पर इंदौर के शहर का एक मिजाज है, यहाँ की जनता अपनी बात को बड़े खुले दिमाग से सोचती है और कहती है। तो इंदौर के बड़े एक तबके का ये मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर नामांकन भरने के बाद में अंतिम तिथि पे उस पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तो लोगों को ये लगता है कि उनके सामने एक ऑप्शन और होना चाहिए था, जिस ऑप्शन को किसी तरीके से चुराया गया है। तो एक बड़ा तबका इंदौर में ये मानता है, जो इंदौर में हमारी पिछले कुछ दिनों से लोगों से बात हुई है, उनका ये मानना है कि नोटा एक ऑप्शन जरूर होगा। और नोटा ऑप्शन इसलिए होगा कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है अपने पसंद का प्रत्याशी चुनने का।
तीसरी बार जो इंदौर में अभी तक का सबसे सर्वाधिक नोटा में वोट पड़ा है वो 5,500 के आसपास में पड़ा था, 5100 से 5,500 के बीच में। इस बार शायद ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका महेश। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के अंतर्गत देश भर में 3 चरणों की चूंकि चुनाव हो चुके हैं, अब लोगों की नजरें चौथे चरण पर है। जाहिर तौर पर 13 मई को चौथे चरण के तहत 10 राज्यों में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण की वोटिंग से पहले अब सियासी दलों ने अपना प्रचार प्रसार इन 96 सीटों पर तेज कर दिया है। इसी कड़ी में ओडिशा के कंधमाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज पर पद्मश्री विजेता पूर्णमासी जानी के पैर छुए। पूर्णमासी एक कवयित्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वहीं सभा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कहते हैं कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग देश के मन को भी मार रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि अब वे बम बेचने के लिए निकले हैं। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं। कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा होने के बाद शनिवार को पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया उन्होंने। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अगले वर्ष 75 साल के हो रहे हैं। भाजपा के अंदर 2014 में मोदी जी ने खुद नियम बनाए थे कि बीजेपी में जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी रिटायर होने वाले हैं। अगर इनकी सरकार बनी तो सबसे पहले 2 महीनों में वे योगी जी को निपटाएंगे। इसके बाद अगले साल सबसे खास अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, ये अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्होंने कहा। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है?